हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज हम क्लास 12th फिजिक्स में चैप्टर 3 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी से आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, जिस तरह हमने कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर को पढ़ा था, जिसमें हमने सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर को पिछला वीडियो में पढ़ा था, और उसी तरह से वही कॉन्सेप्ट के साथ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्बिनेशन ऑफ सेल, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले सेल होता क्या है। तो कम्बिनेशन ऑफ सेल को पढ़ने से पहले, जानने से पहले हमको सेल क्या होता है वो जानना ज़रूरी है। तो चलते हैं सेल क्या होता है जानने के लिए। तो इट इज़ ए डिवाइस, यह एक प्रकार का डिवाइस होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक यंत्र होता है। ठीक है, सेल क्या है, बैटरी क्या है, तो यह एक यंत्र होता है, यह एक उपकरण होता है विच मेंटेन्स द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, जो पूरा परिपथ में इलेक्ट्रिक करंट को यानी विद्युत धारा को मेंटेन यानी बनाए रखता है। ठीक है, विद्युत धारा को बनाए रखता है। सेल क्या करता है, सेल जो पूरा सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को बनाए रखता है, ठीक है, मेंटेन करके रखता है। यही काम होता है सेल का, बैटरी का। यह एक उपकरण होता है जो पूरा सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करके रखता है। इसका सिंबल इस तरह से आप सेल को बनाते हैं, ठीक है, ड्रॉ करते हैं सेल को इस तरह से, जिस मैंने पिछला वीडियो में भी आपको बताया था कि इस तरह से आप पहला एक बड़ा सी टर्मिनल लीजिएगा जिसको पॉजिटिव कहते हैं, और उससे थोड़ा दूरी पर आप छोटा टर्मिनल लीजिएगा जिसको नेगेटिव साइन कहते हैं। इस तरह से सेल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, और इसको हम लोग सेल कहते हैं। उसी तरह से यदि आप एक कंडक्टर में यदि सेल का निर्माण करना चाहते हैं तो ये मान लेते हैं ये कंडक्टर है, कंडक्टर में इस तरह से वायर गया है, ठीक है, सर्किट गया है, और इस तरह से इसके अंदर में एक सेल है, ठीक है, बैटरी है, ठीक है, बैटरी, और इसी के अंदर में इंटरनल रेजिस्टेंस है आर है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ठीक है, और इस तरह से भी आप सेल को बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि कम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है, तो देख रहे हैं इसमें सीरीज कम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होता है। तो सीरीज कम्बिनेशन व्हेन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल, जब पहला सेल का नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकंड सेल, पहला सेल का नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे के सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेकंड सेल इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ थर्ड सेल। ठीक है, देखिए, कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ थर्ड सेल एंड सो ऑन, और इस तरह से बहुत सारे सेल को हम लोग जोड़ सकते हैं, जिसमें पहला सेल का नेगेटिव टर्मिनल के साथ दूसरा सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, दूसरा सेल का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के साथ, तीसरा सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, इस तरह से बहुत सारे हम सेल को जोड़ते हैं। तो जो हमको कम्बिनेशन प्राप्त होता है, सच टाइप्स ऑफ कम्बिनेशन है, उसको हम लोग सीरीज कम्बिनेशन ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। जिस तरह ये एक पहला सेल है, इसका नेगेटिव टर्मिनल ये वाला है, पॉजिटिव टर्मिनल ये वाला है, ठीक है, ये वाला पॉजिटिव है ना, और ये वाला नेगेटिव। तो नेगेटिव टर्मिनल फर्स्ट सेल का नेगेटिव टर्मिनल सेकंड सेल का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, फिर सेकंड सेल का नेगेटिव टर्मिनल के साथ थर्ड सेल का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो ही सेल है, ठीक है, इस तरह से। और हमने जिस तरह पिछला वीडियो में रेजिस्टेंस में क्या पढ़ा था, हम लोग बहुत सारा रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं और उन सभी रेजिस्टेंस को जोड़कर हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना चाहते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी हम बहुत सारा, देखिए, अब सेल होगा तो जिस तरह हम लोग वहाँ पर सर्किट में पढ़ रहे थे, जिस तरह वहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करते हैं, और रेजिस्टेंस के समय में हमारे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता था, और यहाँ पर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को सेल के अंदर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल वाला वीडियो से पहले वाला वीडियो में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में बताया था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया। तो सेल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है टोटल पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, और जो सब्सटेंस में होता है जिसमें रेजिस्टेंस होता है, उसमें हम लोग उसमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो यही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस था। तो यहाँ पर सेल का हम लोग बात कर रहे हैं, तो सेल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लोग देखेंगे कि दोनों की सेल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। ठीक है, तो इसी तरह इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सब क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये एक कम्बिनेशन है, और इसी कम्बिनेशन को हम लोग यहाँ पर रिप्लेस करेंगे एक सिंगल सेल में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका एक्सप्रेशन निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। तो लेट VA, VB एंड VC बी द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A, B, C
तीनों पॉइंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का आपको वैल्यू दिया हुआ है। तीनों पॉइंट है ना, ये देखिए, ये बी और सी पॉइंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू V1 है, V2 है, ठीक है, ठीक है। और तीनों पॉइंट के लिए V1 V2 V3 है, ठीक है, VC VA VC VC VA VB VC, ठीक है। तो उस तरह से यदि हम VA निकाल रहे, यदि ए से बी पॉइंट के लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, ए से बी के लिए V और AB हो जाएगा। तो हमने पढ़ा था VAB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB लिख सकते हैं ना। हाँ, तो उस तरह से। और फिर यदि हम लोग B से C निकालने जाएंगे, B से C, तो V और BC हो जाएगा, ठीक है। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, VB हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा VC, हो जाएगा ना। हाँ, ठीक है। तो चलिए इसी दोनों को हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। और फिर यहाँ से मान लेते हैं, फिर हम लोग A से डायरेक्ट C के लिए निकालेंगे। जिस तरह यहाँ पर इक्विवेलेंट के लिए निकालेंगे ना, तो उस समय पोटेंशियल डिफरेंस V से C के लिए डायरेक्ट यदि हम लोग निकालेंगे तो क्या निकलेगा, VAC बराबर निकलेगा VA और माइनस हो जाएगा VC। पढ़े हैं ना आप ये सब, ठीक है। तो उस तरह से चलिए ये तीनों का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तीनों का वैल्यू हम लोग निकाल, सबसे पहले VAB का वैल्यू निकालें तो VA माइनस VB, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब इसको समझिए, इसको ये समझने वाली चीज़ है, ठीक है, कि VA का वैल्यू क्या होगा और VB का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए फिगर में हम लोग देखते हैं, सबका वैल्यू निकालते। तो VA का यानी पॉइंट A पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस E है वही है ना, पॉइंट A पर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि एक तरफ हाई पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, एक तरफ लो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है जब हम लोग सर्किट को ऑन करते हैं, ठीक है, यानी जिस कारण सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस आता है, उत्पन्न होता है, ठीक है। और जब सर्किट हम ऑफ रहता है तब सभी पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है, यानी बराबर रहता है, ठीक है। और लेकिन जब हम सर्किट को ओपन करते हैं, यानी जब स्विच को ऑन करते हैं, तब एक तरफ हाई पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, एक तरफ लो पोटेंशियल डिफरेंस हो। तो हाई पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पर E1 क्या है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है ना, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको कहते हैं। तो पॉइंट A पर भी A का वैल्यू कितना हो जाएगा, E1, ठीक है। और पॉइंट B पर क्या हो जाएगा, VB का वैल्यू। तो इसके लिए करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट आपका फ्लो हो रहा है इधर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, करंट I, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। तो यहाँ से VB का वैल्यू क्या हो जाएगा, B पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कितना है, B पॉइंट पर V बराबर IR होता है ना, तो I और R1 है, ठीक है। उसी तरह हम लोग फिर चलिए ये हो गया, तो इसको पुट कर देते वहाँ पर। तो VA के जगह में E1 और VB के जगह IR1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं V बराबर I और IR होता है। उसी तरह यदि हम लोग BC का बात करें तो VB, तो B पॉइंट पर देखिए मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या होगा, E1 होगा। और C पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या होगा, IR2 होगा, ठीक है। तो चलिए इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा E2 और IR2, समझ में आ रहा है ना। हाँ, नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो उस तरह यदि हम लोग VC का बात करेंगे तो चलिए VC में देखते हैं, ठीक है, VAC में देखते हैं, VAC में। तो यहाँ से पॉइंट A पर कितना है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इक्विवेलेंट और I और R इक्विवेलेंट, ठीक है, ठीक है। या फिर आप इस तरह से भी इसको देख सकते हैं, ये तो बाद में आया ना, तो यहाँ से भी देख सकते हैं। A से डायरेक्ट हम लोग C निकाल रहे हैं, तो यहाँ से E1 हो जाएगा पॉइंट A पर, और B और पॉइंट C पर हो जाएगा आपका I और R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके लिए VAC तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे। देखिए VAC को हम लोग VA माइनस VC लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, माइनस VB जोड़ देंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ हम एक VA, अच्छा देखिए इसको समझिए, VA है और अच्छा इधर भी हम माइनस VB जोड़ रहे हैं और प्लस VB जोड़ रहे हैं, और पहले से माइनस VC है। तो क्योंकि माइनस प्लस कट जाएगा तो फिर से VA माइनस VC हो जाएगा ना, VA माइनस VC। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, ना। इसको हम इस तरह ब्रैकेट में रख सकते हैं। तो देखिए यही वाला यहाँ पर मिल रहा है, VA माइनस VB और VC माइनस VB माइनस VC। ऐसा इसलिए किए क्योंकि हम डायरेक्ट VC नहीं निकाल सकते, ठीक है, डायरेक्ट VC नहीं निकाल सकते, इसको तोड़ कर हमको निकालना पड़ेगा। तो एक बार VA माइनस VB का वैल्यू हम
और वी बी माइनस वी सी का वैल्यू में हम लोग पुट कर दिए। अब देखिए हम लोग यहाँ पर वी ए माइनस वी बी का वैल्यू निकाले, वी ए माइनस वी बी का वैल्यू यहाँ पर निकाले, क्या है E1 IR1, और वी बी का वैल्यू भी निकाले A2 IR2, निकाले है ना। हाँ, तो उसी तरह देख रहे हैं कि यहाँ पर हो जाएगा वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी। तो यहाँ पर वी ए माइनस वी बी का वैल्यू है E1 माइनस IR1 और वी बी माइनस वी सी का वैल्यू है A2 IR2 माइनस IR2। तो इस तरह से यदि हम लोग इसको E1 और E2 को एक तरफ कर देते हैं, कर दिए, और यहाँ से IR1 और IR2 को एक तरफ कर दिए, ठीक है, कर दिए। तो देखिए अब इसमें हम लोग कुछ कर रहे हैं। अब देखिए E1 प्लस E2 हो गया। अब यहाँ भी I है और यहाँ भी I है, तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, एकदम ले सकते हैं। तो I को बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पर क्या बचा R1। देखिए अब माइनस माइनस प्लस होता है, इसीलिए हम माइनस को कॉमन ले लिए, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस फिर से चल जाएगा और माइनस IR1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हम I को कॉमन ले लिए, माइनस I को कॉमन ले लिए, तो इसको इक्वेशन 1 रख मानकर छोड़ देते, ठीक है। उसके बाद देखते ये मेरा यहाँ तक ए बी हम निकाल लिए, हम लोग भी ए बी निकाल लिए, हम लोग भी बी सी निकाल लिए, फिर हम लोग भी ए सी भी निकाल लिए। अब हम लोग देखिए इतना सब कुछ निकाल लिए, इतना सब कुछ निकाल लिए, तो इसका काम हम लोग ख़त्म कर दिया। अब इसी को हम लोग ना एक सिंगल सेल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ना, सेलों का कॉम्बिनेशन, इसको हम एक सिंगल सेल में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंगल सेल के लिए इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इस सिंगल सेल में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए सिंगल सेल को देखते हैं। तो नाउ वी रिप्लेस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बाय सिंगल सेल। अब हम उस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को सिंगल सेल में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से भी ए सी का वैल्यू अभी निकाले थे ना, वी ए माइनस वी सी। तो वी ए पर देखिए, जिस तरह मैंने अभी वहाँ पर बोल रहा था ना कि यहाँ पर देखिए पॉइंट ए पर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ई इक्विवेलेंट, और सी पॉइंट मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, आई आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसी को चलिए वहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है। तो E1 ई इक्विवेलेंट हो गया, ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब देखिए अब हम लोग कंपेयर करते हैं दोनों इक्वेशन में कि किसके जगह में कौन कौन बैठा हुआ है। तो जब हम लोग दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो ये इक्वेशन 1 और नीचे वाला था इक्वेशन 2। तो यहाँ पर देखिए ई इक्विवेलेंट के जगह में कौन है, देखिए तो ऊपर में ई इक्विवेलेंट के जगह में कौन है, और आई आर इक्विवेलेंट के जगह में कौन है, देखिए ऊपर तरफ। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ई इक्विवेलेंट के जगह में है E1 प्लस E2। तो ई इक्विवेलेंट के जगह में है E1 प्लस E2, और आर आई तो कॉमन चल जाएगा, कट जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट के जगह में है R1 प्लस R2। तो चलिए हम लोग वहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ई इक्विवेलेंट के जगह में E1 प्लस E2, आर इक्विवेलेंट के जगह में R1 प्लस R2। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इक्विवेलेंट और इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला डिराइव कर लिया, यानी एक्सप्रेशन निकाल लिया कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। इस तरह से ईएमएफ आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में पहला ईएमएफ, दूसरा ईएमएफ, इस तरह और भी सेल रहेगा तो सबका ईएमएफ जुड़ जाएगा, और उसी तरह इंटरनल रेजिस्टेंस भी सबका जुड़ते जाएगा। तो इस तरह एक सीरीज में जा रहा है। देखिए अब हम इसको बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी वही प्रोसेस होगा, ठीक है, और हम लोग वही निकालेंगे, ई इक्विवेलेंट निकालेंगे और आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखते हैं। तो जिस तरह आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन समांतर क्रम में पढ़ा था ना कि सारे प्रतिरोधकों को पहला सिरा को और सारे प्रतिरोधकों को दूसरा सिरा को एक साथ जोड़कर जो संयोजन प्राप्त होता है उसको समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। उसी तरह हम लोग सेल में बात करेंगे, ठीक है। तो सेल में किस तरह बात करेंगे कि व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑल सेल, यानी सारे सेल का धन टर्मिनल को एक साथ, ठीक है, आर कनेक्टेड एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ऑल सेल हैं टुगेदर, सारे सेल का धन टर्मिनल को एक साथ, सारे सेल का ऋण टर्मिनल को एक साथ जोड़कर जब हमको एक ऐसा संयोजन प्राप्त होता है तो उसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए अब इसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो यहाँ से एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, सबसे पहले हमको डायग्राम देखना पड़ेगा। तो यहाँ से ये सर्किट है, ठीक है, ये सर्किट है। सर्किट को यहाँ पर मैंने यहाँ पर दो प्रतिरोध लिया है, ठीक है, दो प्रतिरोध बोल रहे, 2 सेल लिया है। एक सेल यहाँ जुड़ा हुआ है, एक सेल इस साइड जुड़ा हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ से एक सेल के लिए यहाँ पर ईएमएफ E1 हो जाएगा, दूसरा सेल के लिए ईएमएफ E2 हो जाएगा। पहला सेल के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस R1 हो जाएगा, दूसरा सेल के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए करंट का डायरेक्शन किधर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो देखिए यहाँ पर सेल है तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। उसी तरह यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। तो पॉजिटिव से जा रहा है करंट I1 और इधर से जा रहा है और फिर इधर से घूम घाम के पूरा इधर से घूम घाम के फिर आएगा और इस तरह से इसमें जुड़ेगा और यहाँ से फिर I1 चल जाएगा, फिर इसमें नेगेटिव टर्मिनल में घुस जाएगा। फिर उसी तरह यहाँ से भी पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है B1। ठीक है, और फिर इधर से फिर घूम घाम के फिर यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल में घुस जा रहा है। तो इस तरह से करंट का फ्लो हो रहा है सर्किट में। ठीक है, तो ये हुआ संयोजन दो या दो से अधिक सेलों का। उसी को हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं सिंगल सेल में। ठीक है, जिसका इक्विवेलेंट ईएमएफ होता है और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, करंट जो होगा वही होता है। ठीक है, पूरा सर्किट का करंट सेम रहता है। तो इसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो लिख रहे क्या लिखेंगे हम लोग कि सिंस हम लोग जानते हैं कि बोथ सेल आर कनेक्टेड, किस में जोड़ा गया है, दोनों सेल को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। सो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, इसीलिए सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों का सेम होगा, इस सेल के लिए भी और इस सेल के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आर सेल सेम, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में तीनों रेजिस्टेंस अलग अलग जुड़ा हुआ, तीनों सेल अलग अलग जुड़ा हुआ था। ठीक है, यानी एक ही सीरीज में जुड़ा हुआ था, इसीलिए तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग था। भी ए बी था, भी BC था और भी AC था। लेकिन यहाँ पर जो सेल जो है ना वो पैरेलल में जुड़ा हुआ, इसीलिए सबका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना वो सेम होगा। इसलिए हम लोग एक ही पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर फर्स्ट सेल। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो इसीलिए हम लोग निकालते हैं फर्स्ट सेल का पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से हम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अलग सिंबल नहीं देंगे, बल्कि एक ही सिंबल देंगे भी, सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो भी बराबर हो जाएगा। तो पहला सेल के लिए तो देखते हैं पहला सेल क्या है। पहला सेल है जिसका ईएमएफ क्या है, E1 है। तो इस सेल का बात करें, इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो इस सेल का पोटेंशियल हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। तो इस B1 पॉइंट पर इसके कारण क्या होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस E1 होगा। और इस B2 पॉइंट पर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इस I1 के कारण, इस सेल 1 के कारण क्या होगा, I1 और R1। ठीक है, I1 R1। तो चलिए इसको पुट करेंगे जैसे, तो यहाँ से भी बराबर हो जाएगा E1 माइनस I1 R1। ठीक है, उसी तरह हम लोग यहाँ पर हमको किसका एक्सप्रेशन चाहिए, हमको करंट का चाहिए। तो यहाँ से करंट का वैल्यू को हम लोग निकाल लेंगे। तो इसको माइनस को इधर ले आते प्लस और भी को इधर ले आते तो माइनस हो जाएगा। तो E1 माइनस B हो जाएगा और I1 R1। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस B बटे R। ठीक है, ये गुना में था, इधर आ गया भागा में, तो इसको अभी घेर कर रख देते हैं। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो जिस तरह सेल फर्स्ट में निकाले थे ना पोटेंशियल, उसी तरह सेकंड सेल में भी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो सेकंड सेल में भी जिस तरह वहाँ पर किए थे उसी तरह करेंगे। तो चलिए दिखाते किस तरह किए थे। तो सेकंड सेल मतलब इस सेल का बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड सेल के लिए इस B1 पॉइंट पर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, E2। ठीक है, और इस B2 पॉइंट पर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, I2 और R2। तो चलिए इसको पुट करते हैं। तो जैसे इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको I2 का वैल्यू क्या निकलेगा, तो इसको पुट करते भी बराबर B1 माइनस, तो यहाँ पर भी भी है क्योंकि सबका पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है। ठीक है, पैरेलल में जुड़ा है इसलिए। तो B1 माइनस B2, तो B1 के जगह में E2 और B2 के जगह में IR2। तो हमको IR2 को इधर कर देते हैं माइनस में और B को इधर कर देते माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो I2 R2 बराबर E2 माइनस B। तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 माइनस B बटे R2। ठीक है, अब देखिए हम लोग अलग अलग सेल के लिए अलग अलग पोटेंशियल निकाले। अब चूँकि सबका पोटेंशियल सेम है तो हम अब टोटल, और दोनों सर्किट में जाकर करंट बढ़ गया था, इसलिए अब हम लोग टोटल करंट भी निकालेंगे। तो टोटल करंट बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2, दोनों करंट को जोड़ देंगे। तो जैसे दोनों करंट को जोड़ेंगे हम लोग के पास इस तरह से फॉर्मूला निकल कर आएगा कि I बराबर I1 प्लस I2। तो I1 अभी हमने निकाला था
I1 क्या निकाला था, देखिए I1 बराबर निकाला था E1 माइनस बी बटे R1, E1 माइनस बी बटे R1, तो लिख देते E1 माइनस बी बटे R1। तो I2 का वैल्यू क्या निकाला था, E2 माइनस बी बटे R2 निकाला था, ठीक है। तो E2 माइनस बी बटे R2 यहाँ पर पुट कर दिए, ठीक है, पुट कर दिए। तो I बराबर क्या हो गया, I1 माइनस I1 अब अलग अलग सेपरेट कर देते, तो I1 बटे बी R1 बी बटे R1, I2 बटे R2 बी बटे R2, ठीक है, सेपरेट कर दिया अलग अलग। तो यहाँ से मेरा निकल कर आया कि I बराबर E1 बटे R1 माइनस बी बटे R1 प्लस E2 बटे R2 माइनस बी बटे R2। अब I E को एक साथ और भी को एक साथ कर देते, ठीक है। तो इस तरह से मेरा यहाँ पर आएगा E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 माइनस, क्योंकि हम भी को कॉमन ले लिए, सबके लिए भी तो सेम है ना, तो कॉमन इसको ले लेते, तो 1 बटे R1 प्लस R2 आ गया। तो ठीक है, अब यहाँ से देख रहे हैं ये माइनस को इधर ले आते हैं और I को इधर कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से भी 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 हो गया, बराबर हो गया E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 माइनस I, ठीक है। तो इस तरह देख रहे हैं कि भी R2 इसको एलसीएम ले लेते, ठीक है। तो R1 प्लस इंटू R2 R1 इंटू R2, तो ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो R2 प्लस R1 बटे R1 R2 हो गया, बराबर हो जाएगा, इसको भी नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो एलसीएम ले लेते हैं, तो R1 R2 हो जाएगा। तो यहाँ पर R1 है R2 नहीं तो R2 के साथ गुना हो जाएगा, यहाँ पर R2 है R1 नहीं तो R1 के साथ गुना हो जाएगा। इसके पास तो ना ही R1 है ना तो R2 है, तो R1 R2 दोनों इसके साथ गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से मिलता है भी बराबर, अब देखिए E1 R2 E2 R1 I R1 R2, ठीक है। और यहाँ से ये गुणा में है तो इसको भागा में ले आते हैं, ये भागा में इसको गुणा में ले आते हैं, तो इस तरह R1 R2 ऊपर चल गया और R2 प्लस R1 नीचे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि भी बराबर हो गया E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस I R1 R2, ठीक है, बटे में R1 R2, ठीक है। ये तो R1 R2 कट गया, तो बटे में क्या बचा R2 प्लस R1। तो देखिए यहाँ पर माइनस साइन है, तो इसको इस प्लस वाला को भी दे देते और इसको माइनस वाला को भी दे देते, ठीक है। तो इस तरह से देखिए प्लस वाला को E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 बटे R1 प्लस R2। अब हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान के कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग ये तो हम लोग इस कम्बिनेशन का काम ख़त्म कर दिए, ये जो कम्बिनेशन था सेलो का कम्बिनेशन, इसका काम ख़त्म कर दिया, इसका हम लोग पोटेंशियल सब निकाल लिए। अब हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे एक सिंगल सेल में, ठीक है, सिंगल सेल में रिप्लेस करेंगे। तो इसके लिए हम लोग निकालेंगे VAC निकालेंगे, तो VAC बराबर क्या हो जाएगा, VAC बराबर हो जाएगा VA और माइनस हो जाएगा VC, ठीक है। तो यहाँ से VA का वैल्यू क्या है, VA का वैल्यू है E इक्विवेलेंट और माइनस है VC का वैल्यू क्या है, VC का वैल्यू है I और यहाँ पर R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग कंपेयर करेंगे कि E1 E इक्विवेलेंट के जगह में कौन था इक्वेशन 1 में, और I R इक्विवेलेंट के जगह में इक्वेशन 1 में कौन था। I तो सेम रहेगा, तो ये तो हर जगह R इक्विवेलेंट के जगह में कौन था इक्वेशन 1 में। तो चलिए हम लोग खोजते हैं कि इक्वेशन 1 में E इक्विवेलेंट के जगह में कौन है, इक्वेशन 1 में E इक्विवेलेंट के जगह में कौन है। तो देख रहे कि इक्वेशन 1 में E इक्विवेलेंट के जगह में है E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2, और यहाँ पर R इक्विवेलेंट के जगह में कौन है R1 R2 बटे R1 R2, ठीक है, R1 प्लस R2, ठीक है। तो देखिए ये हो गया E इक्विवेलेंट के जगह में कौन था, इसी तरह मैंने ऊपर में कर दिया। तो VAC मतलब सबके लिए तो पोटेंशियल सेम था, तो V हो गया, ठीक है। तो E1 E2, ठीक है, प्लस E2 R1 प्लस बटे में R1 प्लस R2, ठीक है। और यहाँ से देख रहे कि R इक्विवेलेंट की जगह में R1 R2 बटे R1 प्लस R2। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा ये लेक्चर ख़त्म हो जाता है, जिसमें आज मैंने आपको क्या पढ़ाया, आज मैंने आपको पढ़ाया सेल क्या होता है। सेल इज़ ए डिवाइस होता है विच मेंटेन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू या इन द सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करता है। फिर मैंने आज आपको बताया कि जिस तरह हमने कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पढ़ा था कि प्रतिरोधकों को संयोजन श्रेणी क्रम प्रतिरोध यानी सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, फिर पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। उसी तरह आज मैंने आपको बताया है सीरीज कम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड फिर पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। बैटरियों का श्रेणी क्रम संयोजन, फिर बैटरियों का पार्श्व क्रम संयोजन मैंने आपको बताया। तो ये
ये सभी आपके लिए जानना ज़रूरी था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो हम और भी बनाते रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपको जैक बोर्ड में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।